तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब देखिए इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे यूनिट 10 है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट 10 में हम देख रहे हैं कुछ हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। देखिए इसमें हमारे जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने देखे थे हिमेटोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट और नेक्स्ट में हमने यहाँ पे लीवर फंक्शन, रीनल फंक्शन और थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो आप सीधा देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम देखने वाले जैसे फर्स्ट रहेंगे टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर, नेक्स्ट हमारे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टेस्ट और नेक्स्ट हमारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो 3 हमारे इस लेक्चर के साथ में हमारी यूनिट 10 है, इसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। कुछ इस तरह के टेस्ट हम देखने वाले जो कि हमारे एसोसिएटेड होते हैं, मतलब हमारे जो कार्डियक डिसऑर्डर हैं, सीधा हमारे जो कार्डियक दिल होता है, हमारा हार्ट होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे टेस्ट होते हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे। और ये सब हमारे वही टेस्ट रहेंगे जो जनरल लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म्ड टू एवलेट द फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट। हमारे जो हार्ट है तो इसकी फंक्शनिंग, इसके काम करने की कैपेसिटी क्या है, इसको यहाँ पे एवलेट करने के लिए, जांच करने के लिए हमारे कुछ टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, कुछ हम 4 यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट रहेगा यहाँ पे पल्स रेट, और जिसको हार्ट रेट भी हम कह सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है, हमारी हार्ट रेट कभी कभी बढ़ जाती है, पल्स बढ़ जाती है, आप सभी नॉर्मल चीज़ें हमारी आप जानते होंगे, तो इसके बारे में कुछ देखेंगे। ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, आजकल का भी टाइम क्या है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल हिसाब से ज़्यादा बढ़ने लगा है, हालांकि ये एज के हिसाब से बढ़ता है लेकिन कम एज में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ होता है देखेंगे। सीपीके और सीके टेस्ट, हमारे जो सीपीके और सीके हम कह सकते हैं हमारी एंजाइम होता है, तो इसका क्या रोल होता है यहाँ पे, इसको भी हम देखेंगे। साथ में एलडीएच, साथ में एलडीबी इसको कह देते हैं, तो इससे रिलेटेड भी कुछ हमारे यहाँ पे हम देखेंगे। इन 4 को यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे रहेगा पल्स रेट और हार्ट रेट। तो पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही मतलब होता है हमारा। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो दिल की धड़कन होती है, हार्ट बीट हमारी, वो हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कुछ सारे रीज़न होते हैं, क्या बढ़ने से घटने से होता है, वो सभी हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारी एक टेबल रहेगी यहाँ पे, इसमें क्या रहेगा, हमारी जो पल्स रेट होती है, जिसको हार्ट बीट दोनों हम कह सकते हैं, तो एज के हिसाब से हमारी कितनी यहाँ पे नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा नॉर्मल वैल्यू। जैसे कि जो एक फोइटस होता है, फोइटस का मतलब बिल्कुल जो स्टार्टिंग में बच्चा पैदा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 140 से 50, मतलब यहाँ पे 140 से 50 पर मिनट। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 140 से 150 जो हार्ट रेट है, हमारी हार्ट बीट है, वो पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे न्यूनाटल का मतलब फोइटस से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे, और 1 साल से कम का बच्चा इसके बीच का है, तो इसकी 130 से 140 यहाँ पे पल्स होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगर 1 ईयर का एज का बच्चा है तो उसकी 115 से 130 पर मिनट के हिसाब से पल्स होनी चाहिए। साथ ही में अगर एक जो बच्चा है वो 2 से 3 साल का अगर हो गया है तो उसकी पल्स रेट एक मतलब 100 से 115 पर मिनट के हिसाब से पल्स उसकी होनी चाहिए। देखिए पल्स मतलब उसकी जो हार्ट बीट है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर कोई एक बच्चा है जो कि 7 से 14 साल की उम्र का, मतलब उसके बीच का है, तो उसके यहाँ पे 80 से 90, 80 से 90 जो हार्ट बीट है वो पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ओवर, मतलब अगर कोई बच्चा 15 साल से ऊपर का हो गया है तो कह सकते हैं कि हाँ भाई वो क्या है, मतलब किशोर अवस्था में आ गया एक तरह से, तो उसकी यहाँ पे 70 से 80 पर मिनट हिसाब से होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, नॉर्मल यहाँ पे पल्स रेट होती है। अब ऊपर को यहाँ पे कीने लिखी हुई है क्योंकि फिर उसके बाद में हमारी ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है, तो इस तरह से हमारा होता है। तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है यहाँ पे पल्स रेट की, हार्ट बीट की हमारी। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, पीछे भी मैंने आपको बताया, जब हार्ट बीट हमारी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम ये जो टेस्ट होते हैं हमारे, ये हम कराते हैं। जैसे फर्स्ट रहेगा इंक्रीज वैल्यू आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ इमोशनल, फीवर, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज। क्या होता है, देखिए हमारी जो हार्ट बीट है इसके बढ़ने के रीजन क्या होते हैं, तो मेनली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम इमोशनल, मतलब कुछ जैसे हमारे कोई रिलेशनशिप था, किसी की डेथ हो गई, इस तरह की जो रिलेशन में था, हमारी फैमिली में था, मतलब कुछ इमोशनल, हम किसी चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए जिसकी वजह से हमारी जो पल्स रेट है वो हिसाब से ज़्यादा बढ़ गई, तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फीवर। कभी कभी क्या होता है, फीवर में जो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, हार्ट बीट को नॉर्मल चीज़ नहीं है, कभी कभी जब हिसाब से ज़्यादा हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है ना, तो हमारा हार्ट फेल भी हो जाता है क्योंकि उतनी फंक्शनिंग वो नहीं कर पाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, एक्साइटमेंट। जैसे सपोज कीजिए आप फार्मेसी करें, आपने कोई एग्जाम क्लियर किया, आपकी जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब मिल गई जिसमें सैलरी भी आपकी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो एक्साइटमेंट आपकी इतनी ज़्यादा है जिसमें आपकी पल्स रेट बढ़ सकती है। अब एक्साइटमेंट वाली ऐसी नहीं होगी कि आपकी डेथ हो जाएगी, नॉर्मली मतलब बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज। नॉर्मल क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हम रेस लगा रहे हैं, हम या जिम में जाके क्या होता है, हम वजन वगैरह उठा रहे हैं, तो इस तरह से काफ़ी तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें जो हमारी पल्स रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारी ये बढ़ जाती है।
अब इन रीजनों की वजह से अगर हमारी पल्स रेट यहाँ पे बढ़ रही है तो इसको हमको डिसीज नहीं कहेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज आप करें, थोड़ा आराम करेंगे, नॉर्मल हो जाएगी। फीवर में दवाई देंगे, नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, इमोशनल वाली कभी कभी हमारी थोड़ी सीरियस हो जाती है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज इन हार्ट रेट इज टर्म्ड एज, यहाँ पे टेकीकार्डिया। तो क्या होता है, अगर हमारी जो हार्ट बीट है हमारे हिसाब से ज़्यादा वो बढ़ रही है और हमारी बढ़ी हुई ही रहती है। एक तो होता है एक बार बढ़ी और नॉर्मल हो गई, एक्सरसाइज आपने करी नॉर्मल है, लेकिन अगर यहाँ पे आपकी जो हार्ट बीट है ये बढ़ी हुई रहती है तो हमारी एक टर्म होती है यहाँ पे टेकीकार्डिया, जिसको आप एक डिसीज कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है यहाँ पे हार्ट रेट आपकी बढ़ी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे डिक्रीज इन हार्ट रेट इज टर्म्ड एज ब्रेडिकार्डिया, और आपकी जो हार्ट रेट है वो कमी रहती है यहाँ पे पल्स रेट आपकी, तो उसको ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हम कहते हैं। अभी बढ़ी हुई घटी हुई जो हम टेस्ट कराते हैं उससे हमें ये पता चलती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। अब हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा सैंपल लिया जाता है जिससे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, वो हमारे यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे ब्लड के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा रहेगा न्यूनाट्स, मतलब कि जो बच्चा एक पैदा हुआ न्यू बोर्न बेबी है उसके यहाँ पे कितना रहता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 45 से 100 mg पर डेसीलीटर। mg मतलब हमारा मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारी फुल फॉर्म होती है इसकी, जो हमने लिखी हुई है mg पर dl, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो सर फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी जो एज है यहाँ पे 20 से 30, 20 से 30 साल की एज का है, तो उसका जो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होगी यहाँ पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल की, वो यहाँ पे 145 मतलब हमारी 145 से यहाँ पे 275 mg पर dl होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 30 से 40 की एज का है तो उसकी 165 से 295 होगी, और 40 से 50 का है तो 170 से 315 होगी। साथ में अगर यहाँ पे अबव 50, अगर हमारा 50 से ज़्यादा एज का है तो उसकी यहाँ पे 175 से 350 यहाँ पे मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होगी। तो इस तरह से हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल की। तो किसी पर्सन की अगर ये नॉर्मल वैल्यू है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है, लोगों को आजकल कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट वगैरह कराया जाता है। तो ब्लड का सैंपल भेजा जाता है और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, और उसमें जब उसकी वैल्यू इंक्रीज या कम देखी जाती है, मतलब ज़्यादा या कम देखी जाती है, उस टाइम पे क्या हमें पता चलता है कि डिसीज़ वगैरह का मसला है, वो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंसीज में देखेंगे। जैसे कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंडिकेट्स, अगर किसी की बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो हाई है तो यहाँ पे वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमें। देखिए इंडिकेट का मतलब क्या होता है, वो हमें बता रहा है, हमें मतलब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बता रहा है ये टेस्ट हमें कि हाँ ये बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, डायबिटीज मिलाइटस आपको हो सकती है फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडाइस। देखिए जॉइंडाइस का मतलब होता है पीलिया, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है जब क्या होता है, जैसे कि चलिए एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे हमारी ये कोरोनरी क्या है, हमारी मतलब ब्लड वेसल्स हमारी इस तरह से आप समझिए, जैसे हमारा जो क्या है ब्लड ये सीधा बहता है। अभी जो हमारा ब्लड बह रहा है तो कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से क्या होता है, हमारे थ्रोम्बस वगैरह बना देता है। देखिए इस तरह से ये अब यहाँ पे ब्लड के बहने को जगह नहीं बचती, कभी कभी बिल्कुल ये ब्लॉकेज भी कर देता है यहाँ पे आपके, जब कोलेस्ट्रॉल हिसाब से ज़्यादा हो जाता है जिससे ब्लड नहीं बहेगा, हार्ट को यहाँ पे ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो कुल मिला के हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जमा होकर क्या कर सकता है, आपको हार्ट अटैक भी ला सकता है। तो ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रोकने वाला। और साथ में ओबेसिटी मोटापा, कहते हैं ना ज़्यादा मोटापा भी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनका थोड़ा सा मोटापा भी हो जाता है, चीज़ देखने को मिलती है। तो हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल का इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी की हमने कोई टेस्ट कराया जिसमें कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम आया तो वहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म का यहाँ पे क्या मतलब होता है भाई, हाइपोथायरॉइडिज्म का मतलब होता है जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसका कम होना, और हमारा जो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है इसका मतलब होता है हमारे जो थायराइड का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे लो लेवल यहाँ पे शो हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का तो यहाँ पे हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज। देखिए हमारे जो यहाँ पे क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज होता है इसको शॉर्ट में हम कहते हैं सीपीके, और एक और नाम से यहाँ पे हम इसको जानते हैं क्रिएटिन काइनेज, ठीक है ना। तो सीपीके सीके हमारा एक ही मतलब है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, हमारा एक एंजाइम होता है और इसका यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो क्यों हम टेस्ट करते हैं हमें पता चलेगा जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दिस एंजाइम, ये जो हमारे यहाँ पे सीपीके और सीके हमारे ये एंजाइम होता है, इज फाउंड इन हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन टिश्यूज। तो हमारी बॉडी की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे सीपीके और सीके हमारा ये सबसे पहले हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं उनमें पाया जाता है हमारा। सेकंड हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें पाया जाता है, और हमारे जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं ना हमारे, उनमें भी हमारा ये प्रेजेंट होता है। अच्छा इसका काम यहाँ पे क्या होता है, इट प्ले एन की रोल। ये क्या करता है, की रोल यहाँ पे प्ले करता है किसमें, इन द इंट्रासेलुलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइट ऑफ एनर्जी
यूटिलाइजेशन। तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि ये जो हमारा एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, मोस्टली हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है कहाँ पे होती है, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पहले पढ़ा होगा, हमारा जो एनर्जी का पावर हाउस है वो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इंट्रासेलुलर एनर्जी होती है तो उसको क्या होता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसपोर्ट करता है हमारा जो एंजाइम होता है कहाँ पे, एनर्जी यूटिलाइजेशन, जहाँ पे उसका यूज किया जाएगा। सपोज कि जो हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन हमारा जिस साइट पे यूज किया जाना है तो वहां तक की पहुंचनी जरूरी है। तो ये जो हमारे यहाँ पे सीपीके एंजाइम होता है ये क्या करता है, इस यहाँ पे इंट्रासेलुलर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया से लेके उस साइट पे जहाँ पे इस एनर्जी का बॉडी में यूज किया जाएगा। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे इसकी नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो 10 से 120 मतलब 10 से 120 mcg, mcg मतलब माइक्रोग्राम्स पर लीटर, ये होती है यहाँ पे इसकी नॉर्मल रेंज। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस हम देखेंगे तो जैसे कि एक चीज आपको हमने बता दी स्टार्टिंग में, क्या होता है हमारे जो हार्ट मसल्स होती हैं, ब्रेन टिश्यूज वगैरह होते हैं वहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है। तो अगर हमें यहाँ पे ब्रेन इंजुरी हो गई, हमें स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, साथ में लंग्स टिश्यू डेथ उनकी होने लगी, ट्रॉमा हो गया, तो क्योंकि हमारे ब्रेन वगैरह टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट मसल्स में होता है, तो इनसे रिलेटेड जो बीमारी हमने यहाँ पे लिखी हुई है अगर ये होंगी तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल रिलीज है वो ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो लेवल है सीपीके का ये हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा जो हाई लेवल होता है सीपीके का इंडिकेट करता है कि मसले हमारे यहाँ पे हो सकते हैं कोई भी। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 4 यहाँ पे एक टेस्ट होता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, तो इसकी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होती है LDH। अब LDH हमारे और भी टाइप के होते हैं, जैसे LDH1 हो गया, LDH2 हो गया, LDH3 हो गया, LDH4 हो गया, LDH5 हो गया, मोस्टली हमारे 5 होते हैं। तो इस तरह से हमारे इसके टाइप भी होते हैं। ये हमारा एक एंजाइम होता है। तो क्या एंजाइम होता है, क्यों हम इसका टेस्ट करते हैं, चलिए ये हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में। This test is used to evaluate LDH level in blood or in other body fluids to diagnose tissue डैमेज। तो कहने का मतलब ये जो हमारा टेस्ट है इसका हम यूज करते हैं, इसको हम मतलब परफॉर्म करते हैं एवलेट करने के लिए कि हमारा जो ब्लड है उसमें LDH का लेवल कितना है, और साथ में ब्लड से अगर हमारे जो अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं तो वहां पे हमारे इसका लेवल जो है वो कितना है, और इसका डायग्नोसिस किया जाता है यहाँ पे टिश्यू डैमेज के लिए। अच्छा, टिश्यू डैमेज इसकी वजह से कैसे हो रहे हैं, तो आगे जो हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंस रहेंगे इसमें कुछ चीज़ हम आपको बताएंगे, जैसे कि इसका हाई लेवल होने से क्या होता है, हमारे जो टिश्यू है ये हमारे डैमेज होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अगर हमारे टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो क्या होता है, हमें एक टेस्ट करा लेते हैं जिससे कि हमें जो इसका लेवल अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम पता चल जाता है टेस्ट में कि हाँ चलिए इसका लेवल बढ़ा है, तो फिर इसको कम किया जाता है। मतलब रीजन पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं और इसमें LDH के लेवल का पता लगाते हैं टेस्ट में। तो नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो मेल के अंदर 135 से 225 यहाँ पे यूनिट पर लीटर होता है। साथ में यहाँ पे फीमेल की बात करें 135 से 214 यूनिट पर लीटर के हिसाब से इसकी नॉर्मल रेंज होती है। सिग्निफिकेंस की हम बात करें, हाई लेवल ऑफ LDH1 एंड LDH2, क्योंकि हमारे और भी टाइप का होता है लेकिन मेन हमारे यहाँ पे 2 है। अगर हमारी बॉडी में जो यहाँ पे हमारा LDH फर्स्ट है और LDH सेकंड है, अगर इनका लेवल हमारी बॉडी में हाई हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन। देखिए मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन को और नामों से हम जानते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन हो क्या रहा है, तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि क्या होती है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है जहाँ पे हमारी ब्लड की सप्लाई होती है, तो वो क्या होती है यहाँ पे हमारी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है, जो हमारे एंजाइम वगैरह हमारा एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे जो पतली हो जाती है हमारे यहाँ पे, इस तरह से आप समझ लीजिए, मतलब जो हमारी हर्ट की मसल्स है उनकी यहाँ पे डेथ होने लगती है। तो इस तरह से कुछ हमारी कंडीशन होती है, हाई लेवल हमारे ये इसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब हमारे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इनका बॉडी में बैलेंस रहना क्यों जरूरी होता है, इनके कुछ टेस्ट वगैरह सब चीजें इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अगर इनके बारे में हमें पता होगा उसके बाद ही हमें समझ में आएगा इनके टेस्ट वगैरह यहाँ पे क्यों किए जाते हैं। देखिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हमारे फ्लूइड्स है जो प्रेजेंट होते हैं, उस तरह से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अच्छा, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये हमारे मिनरल होते हैं, इनको मिनरल भी हम कहते हैं। वो क्या रखते हैं, अपने ऊपर ये इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं। एक चीज और आ जाती है, हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, तो इन जगहों पे मेनली हमारे पाए जाते हैं। बाकी अदर हमारे कुछ फ्लूइड्स होते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनकी एक चीज़ की और हम बात कर लें, ये जो हमारी बॉडी में है तो भी क्यों है, इनका यूज़ क्यों किया जा रहा है। जैसे हमारी ब्लड केमिस्ट्री हो गई, हमारा ब्लड वगैरह बनना है। नेक्स्ट हमारे क्या होता है, जैसे मसल्स वगैरह हैं। साथ में हमारे जो क्या होता है बॉडी में नर्व होती है, तो वो जो अपना काम करती है, फंक्शनिंग करती हैं, तो वहाँ पे भी एक अहम रोल होता है इनका इलेक्ट्रोलाइट्स का। चलिए इसमें देख लेते हैं, जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ए डायनेमिक प्रोसेस दैट इज क्रूशियल फॉर लाइफ।
हमारी बॉडी में जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है तो कह सकते हैं हमारी एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब गतिशील है। जैसे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमारे फ्लूइड्स है, तो ऐसे तो है ना एक जगह जमा हो जाएंगे भाई, बॉडी में हमारी ये गतिशील होते हैं। दैट इज क्रूशियल फॉर लाइफ। और देखिए इनका बॉडी में बैलेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है ये आगे हम देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस, मतलब कि क्या होता है हमारी बॉडी में जो सम स्थिति है ना उसको बनाए रखने में इनका एक अहम रोल होता है। जैसे सपोज कि आपको वोमिटिंग हुई, उल्टी आपको हो गई, उल्टी में क्या होता है बॉडी का आपकी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल बाहर जा रहा है, इससे क्या होता है आपको वीकनेस आ जाती है। तो वीकनेस क्यों आ रही है, क्योंकि आपके जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे मिनरल है वो बॉडी से जा रहे हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड है बॉडी में बैलेंस रहना जरूरी है वो आपकी बॉडी से बाहर जा रहे हैं। तो वोमिटिंग की वजह से आपको कमजोरी आ जाती है, कभी कभी क्या होता है डायरिया हो जाता है, दस्त आपको हो जाते हैं। इससे क्या होता है पतला पतला आपका टोटल वो मटेरियल जा रहा है जो आपकी पोटी वगैरह की बात हम कर रहे हैं। इससे क्या होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हमारे फ्लूइड्स हैं वो लॉस हो जाते हैं बॉडी से, तो वीकनेस आपको आ जाती है वहाँ पे। जैसे ORS आपको पिलाया जाता है, बॉडी में वाटर की भी कमी हो जाती है इस तरह से। कभी कभी हम काम करते हैं वहाँ पे पसीना हिसाब से जा जाता है, स्वेटिंग तो उसमें भी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्बैलेंस में रिजल्ट फ्रॉम मेनी फैक्टर्स एंड इट इज एसोसिएटेड विद द इलनेस। अब देखिए क्या होता है हमारे जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे रिजल्ट हो सकता है मैनी फैक्टर का। जैसे क्या हो सकता है कुछ हमारी इलनेस, कुछ बीमारियां हो सकती हैं जिनसे ये हो सकता है। इम्बैलेंस में जैसे आप डायरिया मेनली इसमें ऐड कर सकते हैं। डायरिया में क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे आपका जो इनका बैलेंस से बिगड़ जाता है। ज़्यादा इजी हमारे रहेंगे, ज़्यादा दिमाग हमें इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फर्स्ट है हमारा ओस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब देखिए क्या होता है हम इसका बैलेंस का पता करने के लिए हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स होता है उसकी ओस्मोलैरिटी को टेस्ट करते हैं। जो हमारे पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ओस्मोलैरिटी उसकी हम बात करें। जैसे कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक लेवल ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स और फ्लूइड बैलेंस। देखिए जो हमारा टेस्ट होता है इसको हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए कि हमारा जो वाटर का लेवल है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये हमारा कितना है। साथ में यहाँ पे फ्लूइड बैलेंस की बात चली, यहाँ पे हमारे फ्लूइड बैलेंस है उसको चेक करने के लिए इसका हम करते हैं तो ये हो जाता है। नॉर्मल चीज़ें हमारी। अब ये जो हमारा वाटर है इसका लेवल जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होना चाहिए उसकी नॉर्मल रेंज यहाँ पे होती है 275 से लेकर यहाँ पे 300। यहाँ पे mm ओल kg आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है मिलीमोल पर kg, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है mm ओल इस तरह कंफ्यूज आप हो जाते हैं, तो मिलीमोल पर kg इसका यहाँ पे मसला होता है पूरा। अच्छा सिग्निफिकेंस की हम बात करें, सिग्निफिकेंस का मतलब है जो हमारा कम ज़्यादा लेवल होगा इसका तो क्या कंडीशन होंगी। जैसे कि हाई लेवल ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी फ्लूइड जो है वो हाई है, मतलब उसका लेवल हाई हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको फेटिक थकान हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सीजर्स आपको आ सकते हैं। साथ में यहाँ पे नोज़िया वगैरह की घबराहट वगैरह जो होती है नोज़िया उसकी हम बात करें तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब ये चीज़ें हमारी इंडिकेट्स हो सकती है। अगर बॉडी फ्लूइड हमारा हिसाब से ज़्यादा हो रहा है बॉडी में तो एक कंडीशंस में भी आपको यहाँ पे हो सकती हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है लो लेवल ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इंडिकेट्स। ये तो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। जैसे देखिए फर्स्ट हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है हमारी बॉडी से जो हमारा जो बॉडी फ्लूइड्स है वो हिसाब से ज़्यादा हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन होना। इसके कुछ रीज़न होते हैं। पहले तो ये कि आप बॉडी में जो वाटर है उसको कम ले रहे हैं, आप बॉडी फ्लूइड्स बॉडी में कम ले रहे हैं, वाटर कम पी रहे हैं जिसके से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है, मतलब लो लेवल में हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। इसलिए बॉडी में जो वाटर का लेवल है मोस्टली जो हमारी गर्मी वगैरह होती है उसमें वो नॉर्मल रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया। इसमें नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा टेस्ट था उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं करी, हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स का उसकी हमने बात करी। नेक्स्ट वाले हमारी यहाँ पे सीधी इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी। तो हमारा सीरम इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, जैसा हमारा जो ब्लड होता है तो ब्लड के अंदर होता है हमारा प्लाज्मा, उसको हम प्लाज्मा भी कह सकते हैं, सीरम भी कह सकते हैं। तो यहाँ तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, या हम कह सकते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा उसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं तो उसको यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ब्लड। जैसे हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है तो उसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट कितनी है उसको टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट को हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, जैसे हमारी क्या है हमारे इनको मिनरल्स भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं। तो इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारी यहाँ पे ब्लड में कितनी होती है। ब्लड की नॉर्मल रेंज है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा क्लोराइड होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी यहाँ पे 95 से यहाँ पे 107 95 से 107 तक मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से हमारी होनी चाहिए। उस तरह से हमारी कुछ ये वैल्यू आप देख लीजिए, इनको लिख लीजिए। तो हमारी नॉर्मल रेंज है इनकी। अच्छा सिग्निफिकेंस की हम बात करें इनके कम ज़्यादा होने से क्या मैटर हो सकता है, जैसे कि हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंडिकेट्स। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका जो लेवल है वो हाई इंडिकेट कर रहा है, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे अगर क्लोराइड का ज़्यादा है मतलब हमारा जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा हमारा क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका लेवल ज़्यादा है, तो हमें एक डिसीज़ हो सकती है हाइपर क्लोरेमिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सोडियम का लेवल ज़्यादा है तो यहाँ पे हाइपर नेट्रेमिया। तो ये हमारे यहाँ पे हो सकता है, मतलब इंडिकेट होगा हमारा यहाँ पे ये। तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करके लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेते हैं, इन चीज़ों का पता हम लगा लेते हैं। तो इसके साथ में जो सेकंड वाला ये भी हमारा इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो यूनिट 10 इसके अंदर हमारा लास्ट यहाँ पे एक टॉपिक बचता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। देखिए सबसे पहले पल्मोनरी, जहां पे भी आपको पल्मोनरी वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है समझ लीजिए हमारे जो लंग्स हैं उनकी बात चल रही है। तो हमारे जो बॉडी में जो लंग्स होते हैं तो इनके यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं तो इनके कुछ हम टेस्ट करते हैं। करते क्यों है, कभी कभी हमें भाई ऐसा कुछ अंदाजा लगता है कि हाँ भी ठीक है हमारे जो लंग्स है उनमें कुछ मसला हो रहा है, कुछ कमी आ रही है। तो इसके लिए क्या होता है, उन सिम्टम्स को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे जो हमारे पल्मोनरी टेस्ट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, हमारे जो लंग्स है उसके फंक्शन टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं। टेस्ट आर यूज टू एक्सिस चेक हाउ इफिशिएंटली यहाँ पे इफेक्टिवली द लंग्स आर फंक्शनिंग। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट हमारे मतलब ज़्यादा डीपली हम नहीं देखेंगे, हमारे शॉर्ट में और आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट होता है स्पायरोमेट्री टेस्ट। देखिए स्पायरोमेट्री क्या है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए इसको। क्या होता है, इसमें एक हमारी स्क्रीन होती है जिसपे कि हम जो एक नॉर्मल पर्सन है कितनी एयर वो बॉडी में इनहेल कर सकता है, कितनी वो एक्सहेल कर सकता है। मतलब बॉडी में इनहेल बॉडी के अंदर ले रहा है, एक्सहेल मतलब बॉडी से छोड़ रहा है। तो नाक के थ्रू हम लेते हैं और माउथ के थ्रू हम उसको छोड़ते हैं। जैसे हम क्या होता है, जो एयर होती है हमारी ऑक्सीजन बॉडी में हम ले रहे हैं, CO2 बॉडी से बाहर छोड़ रहे हैं। तो कितनी एक नॉर्मल रेंज में वो ले सकता है उसकी रीडिंग यहाँ पे इस मीटर पे आती है, और बॉडी का पूरा जोर लगाने पे कितनी वो यहाँ पे ले सकता है, छोड़ सकता है, वो रीडिंग इस पर आती है। इसमें जो ये पाइप होता है हमारे माउथ में लगाया जाता है जिससे पूरी चीज़ें चेक की जाती हैं। दिस टेस्ट डिटरमाइंस हाउ मच एयर ए पर्सन कैन इनहेल एंड एक्सहेल। ये जो हमारा टेस्ट होता है डिटरमाइन करता है हाउ मच, कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर होती है हमारी वो एक पर्सन, एक इंसान कैन इनहेल, नाक के थ्रू बॉडी में ले सकता है नॉर्मल और पूरा जोर लगा के, और उसको एक्सहेल कर सकता है बॉडी से बाहर। तो ये चीज़ें हमारी इसमें होती हैं। अभी आगे वाले हमारे इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टिडाल वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं VT। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे TV आना चाहिए था, यहाँ पे VT क्यों आ रहा है, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, इट इज़ द एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग क्विट ब्रीथिंग। तो ये क्या होता है, हमारा जैसे एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है ना, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको बहुत तेज तेज सांस ले रहे हैं, नॉर्मल हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक नॉर्मल तरीके से एक जो इंसान होता है क्विट ब्रीथिंग मतलब शांत नॉर्मल ब्रीथिंग पे कितनी जो एयर है उसको अपनी बॉडी में इनहेल कर सकता है। तो ये हमारा इसके अंदर टेस्ट किया जाता है। जैसे नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी 500 ml होती है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लंग कैपेसिटीज होती है, मतलब कि जो हमारे लंग से कितनी कैपेसिटीज में हमारी बॉडी में जो एयर है उसको ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह समझिए। जैसे इट इज़ द सम, ये क्या होता है, हमारी जो लंग कैपेसिटीज है इट इज़ द सम, हमारे योग होता है प्राइमरी यहाँ पे जो हमारे लंग्स वॉल्यूम होते हैं उनका। अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा डिटेल में जाइए, समझाइए। देखिए शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिखना है, आपको डिटेल में नहीं जाना है। हो सकता है जो B.Pharm वाले बच्चे हैं वो डिटेल में जाएं, आपके लिए पहले इतना सारा सिलेबस है और इसको आप डिटेल में जाएंगे तो आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा डीपली हो जाएगा, तो इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं IRV। तो देखिए इसको सीधा हम कह सकते हैं इट इज़ द मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड फ्रॉम क्विट ब्रीथिंग। कहने का मतलब है एक तो हमारी नॉर्मल रेंज होती है, एक होती है मैक्सिमल वॉल्यूम, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम में जो हमारी एयर होती है उसको हम इनहेल कर सकते हैं। इस तरह से जो नाक से हम करते हैं तो कितना हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉम क्विट ब्रीथिंग। ठीक है, क्विट ब्रीथिंग मतलब नॉर्मल की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब है पूरा जोर लगा के कितनी हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए। जैसे नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी 1800 से 2000 ml होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए एक तो होता है हमारा इंस्पायरेटरी, मतलब कितनी एयर हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ले सकते हैं, मैक्सिमल यहाँ पे मतलब हमारी वॉल्यूम होता है एयर का। और इस तरह से यहाँ पे एक्सपायरेटरी मतलब कि बॉडी से हम एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं एयर को, यहाँ पे मैक्सिमम वो हमारा होता है। जैसे इट इज़ द मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड फ्रॉम क्विट ब्रीथिंग, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं TLC। तो देखिए होता है इट इज़ द सम ऑफ फॉर वॉल्यूम ऑफ एयर। कहने का मतलब है जैसे हमने ऊपर देखे तो हमारे जो लंग की यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी, एक तो होता है लंग कैपेसिटी, एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी, सारे मिला के हमारे जो यहाँ पे योग होता है, हमारे जो सम होता है यहाँ पे किसका, लंग के वॉल्यूम का, एयर का। लंग में हमारे जो एयर का वॉल्यूम है वो हमारा कितना होता है ये हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। देखिए पीक एक्सपायरेटरी फ्लो का रेट है, पीक पे हम आके कितनी हमारी बॉडी से जो हमारी एयर होती है उसको हम बाहर कर सकते हैं। एक्सपायरेटरी जो हमारा फ्लो रेट होती है
उसको हम चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं PEFR। जैसे इट इज़ द रेट एट विच द लंग्स एक्सपेल आउट द एयर। तो एक हमारा कह सकते हैं हमारी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं एक ऐसी रेट जिसपे क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं हमारी एयर को बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं, मतलब कि बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं उसको। तो इस तरह से हमारा होता है, ठीक है ना। देखिए जितना हमने आपको बताया ना इतना ही आपके लिए इनफ है। डी फार्मा के लेवल पर आप पढ़े हैं तो आप ये ना सोचा करें सर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ये बी फार्म के लेवल की चीज़ें हैं, हम आपको वो पढ़ाने लगे ना तो एक ही टॉपिक आपको ऐसा लगेगा पूरी यूनिट हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि बुक्स वगैरह में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंथ ये दिए हुए होते हैं। तो हमारी जो यूनिट 9 है, देखिए यूनिट 9 हमने लिखी हुई क्योंकि नंबरिंग में यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पर आप यूनिट 10 कर लीजिए। एक चीज़ और हम आपको बता दें, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था ये जो नंबरिंग है ना इस पे आप मत जाना। आपका जो यहाँ पे सिलेबस है ना तो इसमें एक यूनिट आपकी मिसिंग कर दी थी बीच में। तो वो मिसिंग यूनिट क्या है कि हमने नंबरिंग में आपकी मिसिंग नहीं किया, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है जो अदर टीचर्स हैं आपकी बुक्स है उसमें आपकी यूनिट 9 हो लेकिन यहाँ पे यूनिट 10 है। तो आपको यहाँ पे इस पे फोकस नहीं करना, आपको सिलेबस पे फोकस करना है। वो सिलेबस हम पूरा कराएंगे, एक भी यूनिट आपकी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे यूनिट जो 10 है आपकी कंप्लीट हो जाती है। देखिए हमने अपनी तरफ से एक एक टेस्ट को पूरी कोशिश की यहाँ पे आपको क्लियर करने की। आपका कोई भी डाउट है तो सीधा आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी जो हमारी पूरी यहाँ पे यूनिट से यूनिट 10 पूरा आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, पूरा आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आपके जो नोट्स है यहाँ पे, जैसे आपको ये वेबसाइट भी दिख रही होगी स्क्रीन पे, आप सीधा इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, चाहे तो आप इनको हिंदी इंग्लिश मिक्स में ले सकते हैं, जो बच्चे उसमें कंफर्टेबल है। जो बच्चे इंग्लिश में स्टडी करते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वो इंग्लिश में नोट्स ले सकते हैं। तो सीधा आप वेबसाइट पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए और नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।